Hello class 12th. As today's lecture is based on getting the formula from IUPAC name. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? फॉर्मूला से IUPAC नेम बनाया था. आज हम क्या देख रहे हैं? IUPAC नेम से फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है कि हमारे को सबसे पहले क्या करना होता है? वी हैव टू क्लेम द रूल्स. सबसे पहले रूल्स को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आगे ठीक है प्रैक्टिस. तो रूल्स में क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कैटायन. सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखना है? कैटायन का लिखना है. कैटायन आपका सिंपल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. ठीक है, कैटायन आपका कोई कैटायन सिंपल भी हो सकता है, जैसे अगर मैं किसी कैटायन को रिप्रेजेंट करूं A+ और कॉम्प्लेक्स क्या है? नेगेटिव. या फिर कैटायन मेरा कैसा हो? कॉम्प्लेक्स और काउंटर आयन कैसा हो? सिंपल. तो मुझे सबसे पहले अगर ये वाला केस है तो मुझे सबसे पहले किसको नाम देना पड़ेगा? A+ को. कैटायन के बाद ही एनायन आता है. तो अगर आपका काउंटर आयन कैटायन है तो पहले उसको नाम दीजिए. और अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर आपका कैटायन है तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम दीजिए. बाकी वो बात हो ही जाएगी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले किसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, फिर किसका. दो ही चीजें होती हैं, आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लिगेंड्स. ठीक है. नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपको. ठीक है, कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट. ये आपको पता है. इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर सीक्वेंस क्या होगा? जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चीजों को लिख रहे होंगे तो सीक्वेंस क्या होगा? ये बहुत कोई नई बात नहीं है. जब भी आप कोई हमने जब नाम लिखना सीखा फॉर्मूले से, तब भी हमें ये बात पता थी कि अगर इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम या आयन को लिखोगे और उसके बाद आप किसको लिखोगे? लिगेंड्स को लिखोगे. लिगेंड्स एक भी हो सकते, वन टाइप भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. ये जो लिगेंड्स हैं L1, L2, L3, मान लीजिए मेरे पास तीन तरह के लिगेंड्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट में. पहले किसको लिखूं? L1, L2, L3 में से किसको लिखूं? तो लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. किसके हिसाब से लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, उनके सबके नाम है, किसी का अमीन, किसी का ठीक है ऑक्सिलेटो, एक्वा, नाइट्रीटो. तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के फॉर्म में आपको उनको लिखने हैं. जो पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आता है वो बाद में लिखा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हेन टू लिगेंड्स हैव सेम डिफाइनिंग एटम. एक जैसे हो, डिफाइनिंग एटम बिल्कुल एक जैसे हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ये रूल काम बहुत कम आता है लेकिन पता होना चाहिए. व्हेन टू लिगेंड्स हैव सेम डिफाइनिंग एटम, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम? ठीक है, जिसमें लेस एटम होते हैं वो पहले आ जाता है और जिसमें मोर एटम्स होते हैं वो बाद में आ जाता है. ठीक है, कम एटम्स वाला पहले आ जाएगा और ज्यादा एटम्स वाला बाद में आ जाएगा. ठीक है. यहां पर लिगेंड्स को लिखते समय क्या ध्यान रखना है? मेन चीज क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है. दूसरी बात, अगर लिगेंड्स के सेम डिफाइनिंग एटम्स हो तो उस केस में कम एटम वाला पहले और ज्यादा एटम वाला बाद में आ जाएगा. ठीक है, जैसे इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड हो, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसिटिक एसिड हो, तो दोनों EDTA साउंड कर रहे हैं, तो ट्राई वाला पहले आ जाएगा क्योंकि उसमें एटम्स कम होंगे. वो आप लिस्ट में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. तो ट्राई एसिटिक एसिड वाला पहले आ जाएगा और टेट्रा एसिटिक एसिड वाला बाद में आ जाएगा. और एक और चीज लिगेंड में आप ध्यान रख सकते हैं कि लिगेंड की सीक्वेंस जो होती है उसमें मैंने कहीं चार्ज की बात करी नहीं कि वो न्यूट्रल है या नेगेटिव है, तो चार्ज का कोई लेना देना नहीं है. पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे इथाइलिन डायमीन, ठीक है, अपन ने बात करी इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली. इनको भी हम कैसे लिस्ट करते हैं? अल्फाबेटिकली ही लिस्ट करते हैं. ठीक है. पॉली एटॉमिक लिगेंड्स आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस. पॉली, ठीक है, जो डेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनको हम किस में लिखते हैं? पैरेंथेसिस में. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास है एग्जांपल इथाइलिन डाई
अमीन। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहा हूं तो भी ब्रैकेट में लिखूंगा NH2 CH2 CH2 NH2, या फिर अगर मैं इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख रहा हूं तो भी मैं इसको किस में लिखूंगा, पैरेंथेसिस में लिखूंगा। किस में लिखूंगा, पैरेंथेसिस में लिखूंगा। तो पॉली एटॉमिक लिगेंड्स आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ऑल लिगेंड्स आर रिटन विदाउट एनी सेपरेशन। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप लिगेंड्स को लिखते हो, नाम में भी तो कोई सेपरेशन नहीं होता था उनका जब हम IUPAC नेम लिखते थे, तो यहां पर भी उनमें कोई स्पेस, जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तब भी उनके अंदर कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख रहा हूं CO कोबाल्ट, ये तो मेरा सेंट्रल मेटल एटम और आयन हो गया। पहले सेंट्रल मेटल और एटम और आयन को लिखते, उसके बाद सपोज कीजिए मेरे को लिगेंड्स को लिखना है। ठीक है, तो मेरा NH3 का होल थ्राइस, ठीक है, इसके बाद ठीक है, जैसे कोई और इसके साथ एक और लिगेंड है, सपोज कीजिए मेरे पास कौन है, कार्बोनेट है CO3, ठीक है, तो और बाकी का Cl, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो लिगेंड्स हैं उनके बीच में मैं कोई स्पेस नहीं छोड़ता। इसको लिखा मैंने सेंट्रल मेटल एटम और आयन को पहले लिखा है, उसके बाद मैंने जो लिगेंड्स लिखे हैं उनको किस में लिखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये अमीन है, ये कार्बोनेटो है, तो अमीन स्टार्ट्स विथ A, कार्बोनेटो स्टार्ट्स विथ C, तो अमीन और फिर कार्बोनेटो विदाउट एनी स्पेस। तो फर्स्ट 5 रूल्स क्विकली वापस से। पहला हमेशा हमारे को पहले कैटायन को लिखना होता है, भले वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, पहले उसको लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सीक्वेंस क्या होगी, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन और फिर लिगेंड्स L1 L2 L3। लिगेंड्स किस में लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर उनमें सिमिलर डिफाइनिंग एटम्स होंगे तो जिसमें एटम कम हो वो पहले, जिसमें एटम ज्यादा हो वो बाद में। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स भी अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं, ठीक है, और पॉली एटॉमिक लिगेंड्स को हम किस में लिखते हैं, पैरेंथेसिस में लिखते हैं। और जब लिगेंड्स को लिखते हैं तो उनमें कोई स्पेस नहीं छोड़ा जाता। तो दीज आर द फर्स्ट 5 रूल्स ऑफ राइटिंग IUPAC नेम से फॉर्मूला, राइटिंग फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC नेम्स। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, ठीक है, in writing the formula from IUPAC name, the next rule is there should be no space between the representation of ionic species in the formula. ionic species की अगर हम बात करें तो वो कौन होता है, एक काउंटर आयन और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ऑब्वियस बात है, अगर काउंटर आयन पॉजिटिव होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव होगा तो काउंटर आयन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें आपको कोई अलग से, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने फॉर्मूला लिखा एग्जाम्पल CO NH3 का होल थ्राइस CO3 Cl, तो इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आयनिक स्पीशीज हो गई ना। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यही तो 2 आयंस मिलेंगे आपको, एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो फॉर्मूला लिखते समय इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। देखिए ये IUPAC नेम लिखते समय उल्टा था, वहां पर आप पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ लिखते थे और फिर जो काउंटर आयन होता था उसको अलग से लिखते थे स्पेस देकर। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नाम नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट नेमिंग इट, वी आर राइटिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखते समय आप कैटायन और एनायन के बीच में कोई स्पेस नहीं रखते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन कंटिन्यूअस लिखे जाते हैं। कुल मिला के नाम लिखते समय आप पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ लिखते थे और काउंटर आयन को स्पेस दे देते थे, ठीक है, पर यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस, कि भाई ये कितने होंगे और ये कितने होंगे। द नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस टू बी रिटन इन द फॉर्मूला इज रिटन ऑन द बेसिस टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जब हम नेमिंग करते हैं उस समय देखेंगे, ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका जो लिखा जाए, भाई यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 आएगा या Cl के आगे 3 आएगा, नहीं आएगा, K4 आएगा या सिर्फ K आएगा, क्योंकि आपको मालूम है जब आपने काउंटर आयन की भी बात करी थी तो आपको ध्यान है काउंटर आयन में अगर K3 है तो भी पोटेशियम, K2 है तो भी पोटेशियम, K4 है तो भी पोटेशियम। जबकि फॉर्मूले में तो K4 है लेकिन आप लिख रहे हो पोटेशियम, तो वो 4 कैसे आया।
तो वो सारा जो है वो किस पर बेस्ड होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। उसको हम बैलेंस करके फिर देखते हैं कि क्या स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 1 ही लिखा जाएगा या 2 लिखा जाएगा, काउंटर आयन के आगे 1 ही रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, वो किस कंडीशन से निकालते हैं हम, दैट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। लास्ट रूल ये है, व्हेन द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन विदाउट काउंटर आयन, जब कोई काउंटर आयन वहां पर नहीं लिखा हुआ। अब विदाउट काउंटर आयन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अकेला है, तो वो ऑब्वियस बात है जब काउंटर आयन नहीं है तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया अपने आप में, या तो आयन हो जाएगा पॉजिटिव आयन या न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लिया AU CN का होल 4, ये है, कोई काउंटर आयन नहीं है, आप देख सकते हैं ना आगे कुछ लिखा है ना पीछे, ठीक है, कोई काउंटर आयन नहीं है। When the formula of coordination sphere is written without counter ion, charge is written on the square bracket। किस पर चार्ज लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट पे, राइट सुपरस्क्रिप्ट। जैसे मान लीजिए कि मैंने AUCN होल 4 है और इस पर चार्ज कितना है 2 माइनस, कितना है 2 माइनस, तो वो 2 माइनस कहाँ लिखा जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में। तो व्हेन द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन विदाउट काउंटर आयन, चार्ज इज रिटन, इस काउंटर आयन नहीं है, इसका मतलब ये खुद कौन है, आयन है, आयनिक स्पीशी है। चार्ज इज रिटन ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट, कहां पर, राइट सुपरस्क्रिप्ट। तो आपका 6th रूल क्या है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक स्पीशीज, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन को जब आप लिखते हैं तो कंटिन्यूस लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं होगा। कितने कैटायंस या कितने एनायंस होंगे, जैसे ये कैटायन ये एनायन, कितने कैटायंस और कितने एनायंस होंगे वो इस पर बेस्ड होगा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज, जैसा कि हम नॉर्मली हर जगह करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड वगैरह से। और व्हेन द फॉर्मूला ऑफ काउंटर स्पीशी इज रिटन विदाउट काउंटर आयन, और जब वहां पर कोई काउंटर आयन नहीं हो, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका अगर आयन है तो उसका चार्ज कहां लिखते हैं, राइट सुपर स्क्रिप्ट में। ठीक है, जैसे और एग्जांपल आप देख सकते हैं FeCN का होल 6 -4, ठीक है, तो यहां कोई काउंटर आयन नहीं है तो इसका जो चार्ज लिखा हुआ है वो कहां लिखा हुआ है, राइट सुपर स्क्रिप्ट। तो दीज आर द 8 रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC names। Now if we see examples for obtaining the formula from IUPAC name, let's see some examples. The first one is tetracyanoaurate second ion। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हमें नाम से क्या पता पड़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आयन है, ठीक है। दूसरा टेट्रासाइनोऑरेट, ऑरेट वर्ड इज यूज फॉर गोल्ड, गोल्ड का सिंबल AU ऑरम से, और वहां ऑरेट लिखा हुआ है। तो हमने जो रूल्स पढ़े हैं पहले उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ऑरेट लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 लगाया आपने, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव और न्यूट्रल में मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। जबकि नेगेटिव होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो वहां पर सफिक्स क्या लगता है, 8। तो इससे हमें पता पड़ गया कि यहां पर जो चार्ज आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल। तो ये क्या कह रहा है, टेट्रासाइनोऑरेट सेकंड आयन। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, टेट्रासाइनोऑरेट, तो सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, तो वो कौन होगा, AU। टेट्रासाइनो इसका मतलब CN पर, CN कितने हैं, 4, ठीक है, और यहां पर ये आयन है, तो इस पर जो चार्ज है वो मैं क्या मान लेता हूं, X मान लेता हूं, क्योंकि ये हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखेंगे। और यहां पर AU जो है उस पर इसकी स्टेट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सेकंड दे रखी है। ठीक है, अब कैसे बनेगा ये, सबसे पहले मैं इसकी X निकालना है, बस यहां पर मेरे को और कुछ भी नहीं करना टेक्निकली। तो यहां पर एक AU है, 4 CN है, और उस पर टोटल चार्ज कितना है, X लेंगे, हमें मालूम है ये नेगेटिव आएगा लेकिन हम X लेंगे।
अब उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली अगर हम सही जा रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और हमको x ही मानना है और पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आता है, ठीक है। एक AU है, 4 CN है और टोटल चार्ज कितना है x। AU पर स्टेट कितनी है प्लस का 2, कैसे मालूम पड़ा, यहां से। मेटल है तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन स्टेट उसकी प्लस में होगी, माइनस में हो नहीं सकती। एक CN है तो एक CN पर कितना होता है -1, तो टोटल 4 है इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये कितना हो गया +2 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया -2, कितना हो गया x इज इक्वल्स टू -2। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, दैट इज AU CN का होल 4 और चार्ज कितना आ गया हमारे पास 2 माइनस। तो जो नाम था टेट्रासाइनोऑरेट, ठीक है, सेकंड आयन, ठीक है, आयन। ये सेकंड किसकी स्टेट है, ये सेकंड AU की स्टेट है, AU का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और इसकी बेस पर हमने किसकी कैलकुलेशन करी है यहां पर, ठीक है, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो फर्स्ट एग्जांपल जो था हमारा टेट्रासाइनोऑरेट सेकंड आयन, इसका फॉर्मूला क्या आएगा AU CN का होल 4 2 माइनस। यहां पर कोई काउंटर आयन नहीं है क्योंकि नेम में कहीं पर भी काउंटर आयन का रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो हमारा सेकंड एग्जांपल जो होगा वो क्या है, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटोफेरेट। फिर से यहां पर फेरेट आ गया है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है आपका वो नेगेटिव है। और थर्ड, ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल किस तरीके से करेंगे हम, ठीक है, पोटेशियम, तो मैंने पोटेशियम के लिए लिख लिया K, ट्राइऑक्सिलेटोफेरेट, फेरेट Fe, ठीक है, ट्राइऑक्सिलेटो तो C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है, और कोई लिगेंड नहीं है। और इस पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी दे रखी है 3, कितनी दे रखी है 3। तो यहां पर, ठीक है, कितनी दे रखी है 3, तो ये K क्या होगा प्लस यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, C2O4 होल थ्राइस और इस पर चार्ज कितना होगा x। कितना मान रहे हैं हम, टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है x। वो क्यों पता करना जरूरी है, अभी इसको इस तरीके से समझिए कि यहां पर K लिखा हुआ है और यहां नाम में क्या लिखा है पोटेशियम, तो मैंने K मान लिया, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है कि अगर यहां पर 2 पोटेशियम होते तो भी पोटेशियम ही लिखा जाता, 3 होते 4 होते तो भी क्या लिखा जाता, पोटेशियम ही लिखा जाता। तो एक्चुअली मुझे x की वैल्यू निकालना इसलिए जरूरी है कि मुझे लास्ट में ये पता पड़े। अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूं तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि हाँ भाई पोटेशियम, ठीक है, ट्राइऑक्सिलेटोफेरेट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरी स्टार्टिंग है क्योंकि मुझे यहां पता करना बाकी है कि जो K है वो 1 है 2 है 3 है या 4 है, तो वो मुझे यहां x की वैल्यू से पता पड़ेगा। तो पहले मैं इसको निकालता हूं। तो यहां पर एक Fe है, ठीक है, 3 ऑक्सिलेट आयन है, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है x। Fe पर कितना है +3, एक ऑक्सिलेट पर आपको मालूम है -2 होता है, C2O4 -2, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस का 3 माइनस का 6, प्लस का 3 माइनस का 6, तो x इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ठीक है, माइनस का 3। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, माइनस का 3। तो अब मैं यहां पर वैल्यू कितनी लगाऊंगा 3 माइनस, तो मेरे पास K प्लस है और इस पूरे पर मेरे पास चार्ज कितना है C2O4 का होल थ्राइस 3 माइनस। पोटेशियम, ऑब्वियस बात है अगर पोटेशियम का आयन है तो पॉजिटिव आयन है तो उसका चार्ज कितना होगा, +1 ही होगा। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, क्रिस क्रॉस कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, क्रिस क्रॉस। ये 1 यहां, ठीक है, ये क्रिस क्रॉस करा, नॉर्मल मेथड है। तो यहां पर K के लिए क्या आया 3, K के लिए क्या आया, K के पर क्या आया 3, ये वाला 3, और बचा हुआ जो है Fe C2O4 होल थ्राइस, इसके नीचे कौन गया है 1, कौन गया है 1। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया इसका K3
Fe2O4 होल थ्राइस। बात समझने वाली है। यहां सिर्फ क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम। क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का मतलब पोटेशियम 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, कितने हैं, उसको पता करने के लिए मैंने क्या निकाला, x निकाला। x की वैल्यू आई, उस वैल्यू को मैंने यहां पर लिखा, x की वैल्यू को मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, x की वैल्यू को मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, और फिर मैंने लास्ट में क्या करा, क्रिस क्रॉस करा। क्या करा, क्रिस क्रॉस करा। क्रिस क्रॉस करने से k के नीचे कौन आया, 3, और Fe2O4 होल थ्राइस के नीचे कौन गया, 1। तो फाइनल फॉर्मूला जो मेरा था वो क्या आया, K3 Fe2O4 का होल थ्राइस का, ठीक है, होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से आप सारे एग्जांपल्स को कर सकते हैं। एक एग्जांपल अभी हम और करके देखते हैं। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 ये कह रहा है ट्राई अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, कार्बोनेटो कोबाल्ट। तो अब की बार यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोबाल्ट। इसका मतलब मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। काउंटर आयन कौन है, क्लोराइड है। यहां काउंटर आयन पोटेशियम था, वो आपको स्पेस से भी पता पड़ जाएगा, क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम और काउंटर आयन में क्या होता है, स्पेस होता है, उससे भी आइडिया हो जाएगा। तो यहां काउंटर आयन पोटेशियम था, यहां क्लोराइड है, तो ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो पहले इसको बनाते हैं, ट्राई अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखूंगा, CO। ट्राई अमीन, ट्राई अमीन कौन है, NH3 का होल थ्राइस। कार्बोनेटो कौन है, CO3, ठीक है। क्लोराइड, क्लोराइड कौन है, Cl, ठीक है। ये आपका कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है। और यहां पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है वो कितनी है, 3। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना मानूंगा मैं, x मानूंगा। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना मानूंगा मैं, x मानूंगा। अब फिर से निकालेंगे यहां पर x की वैल्यू, तो CO 3 NH3 प्लस 1 CO3 और टोटल चार्ज कितना है, x। CO की कितनी वैल्यू है, +3। अमोनिया की स्टेट क्या है, 0। कार्बोनेट पर कितना चार्ज होता है, -2, आपको मालूम है, CO3 -2। और x की वैल्यू तो +3 -2 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, +1। तो इस पर स्टेट क्या आ गया, +1। CO NH3 का होल थ्राइस, CO3 ये कितना आया, +1। और Cl पर ऑलरेडी क्या है, -1। Cl पर क्या चार्ज होता है, -1। इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रिस क्रॉस। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नीचे भी क्या आया, 1, और Cl के नीचे भी क्या आया, 1 आया। तो उस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO NH3 का होल थ्राइस, CO3 Cl। तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया किसका, ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया किसका, आपका ट्राई अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड एंड क्लोराइड। तो दैट इज हाउ आप IUPAC नेम से क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, विल सी सम मोर एग्जांपल्स। अगला है हमारा जो 4th एग्जांपल है वो क्या है, अमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो। ठीक है, अमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्रिटो O प्लेटिनेट। यहां पर O का मतलब क्या है, आपको मालूम है कि जो NO2 होता है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब जो दोनों से जुड़ सकता है, तो NO2 जो होता है वो N से भी जुड़ सकता है और O से भी जुड़ सकता है। यहां पर O लिखने का मतलब क्या है कि वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन से किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ है, O की हेल्प से जुड़ा हुआ है। किसकी हेल्प से, O की हेल्प से। तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले प्लैटिनम, ठीक है, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट हमारे को दे रखी है, कितनी है, 2 है। ठीक है, अमीन ब्रोमीडो, अमीन NH3, ब्रोमीडो Br, क्लोरिडो Cl और नाइट्रिटो O
O से जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ONO, ONO कैसे लिख सकते हैं? नाइट्रिटो है और O से जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैंने क्या लिखा? ONO। नाइट्रोजन से जुड़ा होता तो मैं क्या लिखता? NO2, और यहां क्या आता? N आता। क्या आता है यहां पर? N, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और इस पर चार्ज कितना है? X। फिर से निकालते हैं, एक प्लैटिनम, एक अमोनिया, एक Br, एक Cl, एक NO2 और टोटल चार्ज X। प्लैटिनम पर +2, 0, Br पे -1, Cl पे -1, NO2 पे -1, NO2 -1, सबके चार्जेस X। तो ये कितना हो गया? प्लस का 2, -1, -1, माइनस का 3 इजिकल्स टू X। तो X इजिकल्स टू क्या हो गया आपका? ठीक है, माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 3 कितना हो गया? -1। ठीक है, तो यहां पर क्या बना? प्लैटिनम, अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, O नाइट्रिटो और चार्ज कितना है? माइनस का 1। तो यहां पर क्या था हमारे पास? कोई काउंटर आयन नहीं था। ये कैसा था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि हमारी X की वैल्यू जो है वो कितनी आई है? -1। तो इस तरीके से हम अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, ठीक है, नाइट्रिटो O, प्लैटिनेट, ठीक है, प्लैटिनेट, ठीक है, सेकंड, प्लैटिनेट क्या होगा? सेकंड, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी कैन डू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो फिफ्थ एग्जांपल है। फिफ्थ एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमारा जो फिफ्थ एग्जांपल है वो कौन है? डाइक्लोरिडो, ठीक है। पहले सेंट्रल मेटल एटम आयन कौन है? प्लैटिनम, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 4, ठीक है। डाइक्लोरिडो, 2 क्लोरीन, डाइक्लोरिडो, बिस एथेन 1,2 डायमीन, बिस एथेन 1,2 डायमीन। बिस का मतलब क्या हुआ कि एथिलीन डायमीन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। डाइक्लोरिडो, बिस एथेन डायमीन, प्लैटिनम 4, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट मेरा क्या हो गया? काउंटर आयन हो गया। नाइट्रेट मेरा क्या हो गया? काउंटर आयन। अब दिखती बात है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्योंकि प्लैटिनम के नाम में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। यहां पर प्लैटिनेट था, उसी से मुझे पता पड़ गया था कि नेगेटिव आयन था वो, और यहां प्लैटिनम है, तो सिंपली इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, वो कितना होगा इस पर? X। तो वो निकालेंगे, Pt, 2 Cl, 2 En, ठीक है, और टोटल चार्ज X। यहां पर इस पर चार्ज कितना है? प्लस का 4, 2 Cl पर 2 इंटू -1, एथिलीन डायमीन का क्या होगा? 0 इजिकल्स टू X, प्लस का 4 माइनस का 2 इजिकल्स टू X। तो X इजिकल्स टू कितना हो गया? +2। X इजिकल्स टू कितना हो गया? +2। X की वैल्यू +2 आ गई, इसका प्रूफ हो गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है। अब इसको वही Pt Cl2 En का होल ट्वाइस, ठीक है। यहां पर चार्ज कितना है? प्लस का 2, और NO2 पे चार्ज कितना है? माइनस का 1। इसका हम क्या करेंगे? एज यूजुअल क्रिस क्रॉस, वही, क्योंकि काउंटर आयन का नंबर नहीं बताया जाता है तो क्रिस क्रॉस से ही हमें एग्जैक्टली काउंटर आयन का नंबर पता पड़ता है। तो ये क्या बना? Pt Cl2 En का होल ट्वाइस, यहां पर क्या आया? 1, ठीक है, और NO2 का होल ट्वाइस, क्योंकि NO2 के नीचे कौन गया है? 2 गया है, तो NO2 का होल ट्वाइस। तो दिस इज द ओनली मेथड जिससे कि आप काउंटर आयन का नंबर पता कर सकते हैं। इसलिए पहले X की वैल्यू निकालिए और फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन में क्रिस क्रॉस मेथड कर आप क्या निकाल लीजिए कि काउंटर आयन का एक्चुअली उसमें नंबर क्या है, ठीक है। तो दिस इज योर डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डायमीन, प्लैटिनम 4, ठीक है, नाइट्रेट। Now the last example, the sixth example. Now our last example is tris ethane 1,2 diamine cobalt 3rd sulfate. कोबाल्ट लिखा हुआ है, मेटल आयन के नाम में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैसा है?
पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है, यूजुअल तरीके से। आपका कोबाल्ट जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 3rd, ठीक है। ट्रेस एथेन 1,2-डायमीन, एथेन 1,2-डायमीन क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। ट्रेस का मतलब कितने हैं ये, 3, ट्रेस स्टैंड्स फॉर 3। इस पर चार्ज कितना है, X, और सल्फेट आपका काउंटर आयन है। इससे भी पता पड़ गया कि आपका काउंटर आयन नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पर हमें फिर से काउंटर आयन का नंबर पता करने के लिए और पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हमें क्या पता करना पड़ेगा, चार्ज पता करना पड़ेगा, दैट इज X। तो X की जो वैल्यू होगी, एक कोबाल्ट है, 3 शॉर्ट में एथिलीन डायमीन है, और टोटल चार्ज कितना है, X। इसकी वैल्यू कितनी है, +3, ये न्यूट्रल है X, तो X इज इक्वल्स टू क्या हो गया, +3। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, CO NH2 CH2 CH2 NH2 होल थ्राइस, इस पर चार्ज कितना है, 3+, और सल्फेट पे ऑब्वियसली कितना है, 2-, कितना है, 2-। नाउ लास्ट स्टेप, क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, CO NH2 CH2 CH2 NH2 का होल थ्राइस, इसके नीचे क्या आया, 2, और SO4 के नीचे क्या आ गया, 3। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रिस एथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। तो दैट इज हाउ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डिराइव द फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC ने, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फ्रॉम IUPAC ने।